हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जो पीजीटी वाला पोर्शन है ना, लेवल 3 वाला, वो वाला कॉमन पोर्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे 2018 में रीजनिंग और मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस किए हैं। और साथ में जो टीजीटी वाले हैं भी, जो भी कॉमन पोर्शन मैथ के क्वेश्चन थे, वो हमने टीजीटी तो पूरे ही रखे हैं। 17 से लेके 23 तक टीजीटी के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब लेवल 3 में हमने मैथ और रीजनिंग को स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको एक पेपर है वो डिस्कस करवाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो 18 वाला वो कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग और मैथ को डिस्कस करेंगे, रीजनिंग प्लस मैथ। और हमारा लेवल रहेगा 3, लेवल 3। और ये मत सोचना कि ये लेवल 3 के ये तो देखो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि कई बच्चों को होता है कि नहीं क्या पता ये पीवाईक्यू में आए हुए हो या नहीं आए हुए हो। तो वो वाली चीज क्रॉस वेरीफाई करवाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ से आए हैं। बाकी अगर चाहे आपने टीजीटी से देना हो, चाहे आपने पीआरटी, चाहे पीजीटी, तीनों के लिए ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। उस चीज को आपने ध्यान में रखे, क्योंकि पीवाईक्यू तो देखो किसी के भी किसी में पूछे जा सकते हैं। तो तीनों ही लेवल के लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ये कहने को तो मैं ये भी सिंपल यहाँ पे ये भी कह सकती थी कि पीवाईक्यू है, तो फिर भी आप यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी वाले इसको देखते ना। तो अब मैंने बता दिया कि ये लेवल 3 के हैं, तो इसलिए इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि टीजीटी में पीजीटी वाले क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही होता चाहे क्वेश्चन ना हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का पेपर। तो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन 61 में हमसे क्या पूछा गया है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 ईयर्स। 3 बॉयज हैं, उनकी जो एवरेज एज है ना वो 16 ईयर है। और उनकी जो एजेस का रेशियो है वो 4 है, 4:5:7 है। तो हमें क्या बताना, फाइंड आउट द एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय। तो हमें बतानी है सबसे जो छोटा लड़का होएगा ना उसकी एज कितनी होएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हमने मान लिया एक्स की टर्म में हम इनको माने। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, सेकंड की 5x, थर्ड की 7x। और इन तीनों की एवरेज हमें कितनी गिवन है, 16 ईयर है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि एवरेज में हम क्या करेंगे, ऊपर तो टोटल सम करते हैं कि जितना भी टोटल सम होएगा उनका, और नीचे टोटल नंबर करते हैं कि वो हैं कितने। ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं ना। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, देखो टोटल सम 4x है, एक 5x, एक 7x है। तो 4x प्लस 5x प्लस 7x। नीचे हमारे पास टोटल नंबर तो कितने हैं, 1 2 3 है, 3 है। और इनकी एवरेज एज है हमें वो कितनी दी गई है, 16 ईयर दी गई है। तो कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करो। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 5 और 4 9 और 7 16 हो जाएगा, 16x। और यहाँ पे ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 3। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 3, ये वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आएगी। तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो सबसे पहले वाले की एज क्या है, 4x है, तो 4 इंटू में 3 करेंगे तो 12 है। सेकेंड वाले की 5x है, 5 इंटू में 3 करेंगे तो 15 आएगी। उसके बाद 7x है, तो 7 इंटू में 3 करेंगे तो 21। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट बॉय की पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12 ईयर्स वाला है। तो 12 ईयर्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बस इसको आपने ऐसे करना था, देखो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है यहाँ पे नहीं है, तो इसको आपने ऐसे करना था। तो हमारा 61 क्वेश्चन ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 62, इन एन एग्जामिनेशन, कोई भी एक एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। 60% स्टूडेंट है ना जो वो इंग्लिश में पास हुए हैं, और 70% जो स्टूडेंट हैं वो किस में पास हुए हैं, मैथ में पास हुए हैं। 70% स्टूडेंट है वो मैथ में पास हुए हैं। 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 20% स्टूडेंट है वो दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो 2500 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 2500 स्टूडेंट है वो दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यहाँ पे हमें नंबर दिया गया, यहाँ पे हमें परसेंटेज दी गई है। तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बतानी है। तो देखो हम कैसे बताएंगे, इन्होंने क्या बोला है, इस केस में आपने क्या करना कि जो हमारे पास टोटल डाटा होएगा ना, वो तो या तो पास का हो, टोटल पास का हो, या टोटल फेल का हो। तो उस डाटा को हमने इसमें बदलना पड़ेगा कि चाहे हमारे पास वो डाटा फेल का होना चाहिए या तो पास का होना चाहिए। तो देखो इंग्लिश के लिए हम फेल का डाटा बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो इंग्लिश के केस में क्या होएगा,
इंग्लिश के केस में क्या है कि फेल है इन एन एग्जामिनेशन 60% है ना स्टूडेंट है वो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 100% स्टूडेंट है, उनमें से 60% पास हो चुके, तो 40% वो फेल हुए होंगे। और उसके बाद मैथ्स में क्या है, 70% है स्टूडेंट वो पास हुए हैं, यहाँ से देखो 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 30% हुए होंगे। और यहाँ पे देखो 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और दोनों में कितने स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं? 20% है। तो हम ये देख लेंगे कि दोनों जो स्टूडेंट है ना, वहां से हम देखेंगे कि टोटल फेल स्टूडेंट कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इंग्लिश है और मैथ है, ये जो बोथ वाला पोर्शन है ना वो इंग्लिश में भी काउंट हुआ होगा, और जो मैथ में फेल, जो मैथ में भी काउंट हुआ होगा। तो हम कैसे निकालेंगे कि जो टोटल फेल स्टूडेंट होंगे हमारे पास, जैसे हम नहीं निकालते, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, ऐसे करके हम निकालेंगे। तो देखो वैसे ही समझा देती हूँ, फॉर्मूले पे मत जाओ कि कैसे ही होगा। यहाँ पे देखो 40% है वो इंग्लिश में फेल हुए हैं, 30% है वो हिंदी में फेल हुए हैं, दोनों में 20 हुए हैं, तो इन दोनों इनमें से ये इतने टोटल हुए, और यहाँ से देखो ये 20 है ना वो इंग्लिश में भी आए होंगे और मैथ में भी काउंट हुए हैं, तो इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि जो बोथ वाला पोर्शन है ना कि दोनों में फेल हुए हैं, वो इंग्लिश में भी काउंट हुआ होगा और मैथ में भी काउंट हुआ होगा, तो इसलिए हमने ये माइनस किया। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 50%। तो टोटल फेल स्टूडेंट हो गए, तो टोटल पास स्टूडेंट भी कितने होंगे? पास स्टूडेंट भी कितने होंगे हमारे पास? 50% होंगे। तो टोटल पास स्टूडेंट भी कितने होंगे? 40% होंगे, 50% होंगे। तो पास भी 50 और फेल भी 50, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स स्टूडेंट थे, इन्होंने बोला हुआ है कि बोथ सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 2500, 2500। तो यहाँ से हमने मान लिया कि हमारे पास एक्स स्टूडेंट थे, तो एक्स स्टूडेंट हैं उनमें से कितने परसेंट है? 50% पास हुए हैं, और पास हुए स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 2500 हैं। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 पे कैंसिल, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5000। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस से बताती हूँ मैं आपको ये वाली चीज। तो देखो आपके पास यहाँ से जो डाटा दिया था वो पास और फेल का दिया था, तो हमें या तो पूरा डाटा है वो पास में बनाना पड़ेगा, या पूरा डाटा है वो फेल में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने पूरा डाटा है हमने वो फेल में बना लिया है। तो यहाँ पे देखो 60% है वो, यहाँ पे हमारे पास क्या हुए थे? 60% स्टूडेंट पास हुए, तो इसका मतलब क्या कि फेल कितने हुए होंगे? 40%। यहाँ से 70% स्टूडेंट पास हुए थे, यहाँ पे फेल कितने हुए होंगे? 30% फेल हुए होंगे। उसके बाद वो दोनों में कितने फेल है? 20% है। तो जो यहाँ पे दोनों वाले है ना वो इंग्लिश में भी काउंट हुए होंगे, मैथ में भी। जैसे मैंने यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे इंग्लिश वाले लिखेंगे, यहाँ पे मैथ वाले, तो कॉमन वाले। तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है, इसलिए हम अगर इन दोनों को जोड़ के और ये वाला पोर्शन है वो घटा दे, तो यहाँ से हमें हमारे पास आ जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे की कि टोटल जोड़ के बोथ वाला पोर्शन है हमने घटाया है। तो अब यहाँ से हमारे पास टोटल फेल है वो 50% आए हैं। तो स्टूडेंट 100% थे, फेल 50 हुए, तो पास भी 50 हुए होंगे। अब टोटल स्टूडेंट हमने माना एक्स, और यहाँ पे जब हमने x का 50% निकाला तो वो किसके इक्वल गिवन है कि इतने स्टूडेंट है वो पास हुए, इज इक्वल टू 2500 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जब हम सारी वैल्यूज को डालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? 5000 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 63, इफ ए इज एल्डर टू बी वाहिल सी एंड डी आर एल्डर टू ई। तो साथ के साथ लिखे, देखो ए इज एल्डर टू बी, तो इसके लिए हम इस वाले साइन का प्रयोग करेंगे या इसका। तो जो भी बड़ा होता है ना तो उसकी साइड आपने ये खुले वाला लगाना है, और जो भी छोटा होता है उसकी साइड आपने ये बंद वाला लगाना। तो ए इज एल्डर टू बी, तो ए आपका एल्डर है किससे? बी से, ठीक है। उसके बाद क्या? सी एंड डी आर एल्डर टू ई। सी और एंड लिखा हुआ है तो हमें नहीं पता सी डी में से बड़ा कौन सा है। सी एंड डी दोनों को साथ में लेके चलेंगे, वो किससे बड़े हैं? ई से बड़े हैं। ई लाइज बिटवीन ए एंड सी, ई है ना वो किसके बीच में लाई करेगा? ए और सी के बीच में लाई करेगा, ई और सी के बीच में लाई करेगा, और सी है वो एल्डर है बी से। तो देखो इन्होंने बोला पहले ही वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे कि जो ए ई है ना वो ए और सी के बीच में लाई करेगा, तो ई है वो ए और सी के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनेगी हमारी कि हम इसको यहाँ पे लगा दें, ई और बीच में ई और
ई है ना वो ए और सी के बीच में लाई करेगा। तो ए और सी के बीच में लाई करने की एक ही कंडीशन हो सकती है कि या तो हम ए बी को पहले ले ले और यहाँ पे ई लिखें और उसके बाद हमारे पास सी आई, लेकिन ये चीज यहाँ से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सी और डी है ना वो ई से बड़े हैं। तो इनसे हमने क्या कंडीशन है इम्प्लाई की है कि जो ई कब आ सकता है हमारा ए और सी के बीच में, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन हो ए और बी से, है ना। उसके बाद क्या है कि सी इज एल्डर टू बी, तो यहाँ से सी है ना वो बी से क्या हो गया, बड़ा भी हो गया। तो सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई की है। सिंपल वापस से दिखा देखो क्या है, सारी कंडीशन चेक कर लिया करो एक बार कि हमारी सही है या गलत है। ए इज एल्डर टू बी, तो ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, सही है। उसके बाद सी एंड डी आर एल्डर टू ई, सी एंड डी आर एल्डर टू, ये भी सही है। उसके बाद ई लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो ई है ना वो ए और सी के बीच में लाई कर आया है। सी इज एल्डर टू बी, तो सी बी से बड़ा है, ठीक है। इन दोनों के लिए कोई स्पेसिफिकली चीज नहीं बताई गई कि इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमसे क्या पूछा गया, देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, कि वो वाली स्टेटमेंट हमने बतानी है कि जो हमेशा सच ही होगी, हर कंडीशन में वो सच होगी। तो देखो ए इज एल्डर टू सी, ऑप्शन 1 है हमारे पास, ए इज एल्डर टू सी, तो ए है ना वो सी से बड़ा है, ये चीज तो गलत हो गई क्योंकि यहाँ से देखो सी बड़ा है ए से, ना कि ए बड़ा है सी से। उसके बाद सी इज एल्डर टू डी, सी बड़ा है डी से, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे ये चीज मेंशन ही नहीं है, बस सी और डी को साथ में दे दिया, ये बताया ही नहीं गया कि सी बड़ा है या डी बड़ा है, तो ये भी गलत है। डी इज एल्डर टू सी, तो ये गलत है, तो ये भी गलत है क्योंकि नहीं पता ना हमें सी या डी में से कौन सा बड़ा है, स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है। ई इज एल्डर टू बी, लेकिन ये वाली चीज सही है कि ई बड़ा है किससे, बी से। तो स्पेसिफिकली एकली 4 ऐसी स्टेटमेंट है जो हर केस में ट्रू होगी, तो ऑप्शन 4 ऐसे करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 64, bottom surface of a cube is empty, x is marked between a and b, y is marked on left of a, then z marked on which surface of cube। तो देखो ये क्यूब वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, जिस भी रूम में आप बैठे होगे जब ये पढ़ोगे ना, कोई तो रूम होएगा जहाँ पे हम बैठेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक हमारे पास क्या है, हमारे जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो यहाँ पे हम बैठे हैं, तो एक हमारे पास इधर की साइड होता है, आगे की साइड हमारी दीवार होती है, रूम में बैठेंगे तो एक इधर की साइड दीवार होती है, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, और एक हमारे पास छत होती है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे 3D में दिखाने की बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया छत, और एक हमारे पास क्या होती है, जमीन होती है। यही चीजें होती है ना, 6 चीजें होती है हमारे पास। एक हमारे पास जमीन हो गई, छत हो गई, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, यहाँ पे मैं इधर की साइड फेस करके बैठी हूँ, यहाँ पे मेरा फेस होएगा, तो यहाँ पे जो हम वो वाली कंडीशन देखते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या तो ये तो इसमें मेंशन ही नहीं है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को छोड़ दो एक बार, यहाँ पे तो लेफ्ट राइट मेंशन है। तो अगर मैं उधर मुंह करके बैठी हूँ, तो यहाँ पे मेरा राइट इधर होएगा और लेफ्ट इधर होएगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि x इज मार्क्ड बिटवीन ए एंड बी, y इज मार्क्ड ऑन लेफ्ट ऑफ ए, तो जो x इज मार्क्ड बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे देखो ये 4 दीवार है ना, तो इन्हीं पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए है, ब्लैक से लिखते हैं, यहाँ पे मैंने माना ए है, और यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा, यही चीज होएगी ना। लेकिन y इज मार्क्ड ऑन लेफ्ट ऑफ ए, और जो y है वो कहाँ पे मेंशन होगा, लेफ्ट ऑफ ए पे होएगा। तो यहाँ पे अगर एक ए हमने यहाँ पे रखा है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, फिर इसका लेफ्ट है वो इधर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब भी ए एक्स जो x है हमारे पास वो ए बी के बीच में आया है, और y हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब इन्होंने क्या बोला है कि बॉटम है वो एम्प्टी है, तो बॉटम है वो तो एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम कुछ रख नहीं सकते, तो ये सारी चीजें हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं। बचा क्या कि जेड कौन से सरफेस पे होएगा, तो एक ही बचेगा, कौन सा, अप साइड वाला बचेगा बस, कि अप साइड पे क्या होएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका एक लंबा प्रोसेस होता है कि आप यहाँ से ओपन क्यूब बनाओ, ओपन डाइस बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग है फिर आप सारी चीजें निकालो। तो वो एक प्रोसेस ऐसे होता है कि ये इसके अपोजिट आएगा, ये इसके और ये इसके। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ये वाली मैं स्पेसिफिकली अलग वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो यहाँ पे ये वाली वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो इसको ऐसे ही समझो, आप जिस भी रूम में बैठे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझो कि हमारे पास 4 दीवार होती है, तो ये वाली कंडीशन है ना, किन्हीं भी 3 दीवार पे पॉसिबल हो सकती है, और एक दीवार पे हमने लगा दिया y आएगा, क्योंकि वो a के लेफ्ट में लगाना है ना, और नीचे वाला इन्होंने खाली करने को बोला, तो सीधी सी बात है z कहाँ पे आएगा, ऊपर की साइड आएगा, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया ये कैसे आएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट देखो 65,
ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जो ए है ना वो ब्रदर है किसका, बी और सी का। ए है वो भाई है बी और सी का। डी इज द मदर ऑफ सी, और डी है वो मदर है किसकी, सी की। ई इज द फादर ऑफ ए, ई है वो पिताजी है किसके, ए के। देन विच ऑफ स्टेटमेंट इज फाल्स, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फाल्स होगी। तो हम सीधा लिखेंगे क्या क्या दिया गया, ई इज द ब्रदर ऑफ बी। तो ए हमें क्या दिया गया है, भाई दिया गया है किसका, बी का, और सी का। बी सी में से हमें नहीं पता लड़का लड़की कौन है, लेकिन ए का स्पेसिफिकली हमें पता है कि ये भाई दिया गया है, तो ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद डी इज द मदर ऑफ सी, तो सी है, सी की जो मदर होगी वो कौन है, डी है। वो डी इसकी क्या है, माता है। डी इसकी माता है। और ई इज द फादर ऑफ ए, तो ई इसके क्या है, फादर है। अब ये इसका भाई है ना, तो ये तो मम्मी पापा फिर इनके भी हो गए, यही चीज हुई ना। अगर ये वाली, ये इनके पिताजी हैं, ए के पिताजी हैं, और ये इन दोनों का भाई है। इनमें हमें स्पेसिफिकली लड़का लड़की का नहीं पता, लेकिन ये भाई है, ये माता है, डी माता है, और ई पिता है ए के। और ये तीनों भाई बहन भाई हैं, या तीनों भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये पता चल गया कि ई यहाँ पे क्या है, हस्बैंड है किसके, डी के। और डी है किस, डी वाइफ है किसकी, ए की। ये वाली चीज हमें पता चल गई। और ए है वो बेटा है, वो भी हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत होगी। यहाँ से हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी। तो देखो, बी इज द सन ऑफ ई, पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है कि बी है ना वो सन होएगा ई का। तो यहाँ पे बी देखो, बी सन होएगा, स्पेसिफिकली तो हम नहीं बता सकते क्योंकि कहीं पे भी नहीं दिया गया ये लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन फिर भी हम एक बार आगे देख के आते हैं। ई इज द फादर ऑफ बी, तो ई इज द फादर ऑफ बी, ये बात सही है। क्योंकि अगर ये ए के पिता है ना, तो वो इसका भाई, ये ए इनका भाई है, तो इसके भी पिता होंगे, ये बात सही है। उसके बाद ई इज दी हस्बैंड ऑफ डी, तो ई हस्बैंड है डी के, ये वाली बात सही है। ए इज दी सन, तो ये वाली चीज मेंशन है कि ए भाई है, तो मीन्स बेटा ही होगा, बहन तो नहीं होगी, बेटी तो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी सही है। तो इन सारी कंडीशन में से हम देखेंगे ना, तो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, उसको हम नहीं बता सकते। बी सन है या बेटी, बेटा है या बेटी है, वो हम नहीं बता सकते, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 है वो गलत हो जाएगा। बाकी ई पिताजी हैं बी के, तो ये बात सही है, क्योंकि अगर वो ए के पिता हैं तो बी के भी पिता ही होंगे, फिर चाहे वो इसकी बहन हो या इसका भाई हो, होंगे तो पिता ही। ई इज दी हस्बैंड ऑफ डी, तो ये वाली चीज भी सही है कि ई है ना वो हस्बैंड होंगे डी के, क्योंकि ये माता है तो ये पिता तो हस्बैंड ही होंगे। ई, तो ए इज द सन ऑफ डी, और ए सन बेटा होएगा, ये वाली चीज स्पेसिफिकली पहली लाइन में मेंशन है। तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 देखो, 66 देखो, 8 तो स्लाइड है। इन इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी लेटर्स आर अनचेंज्ड इन मिरर इमेज, कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट होती है ना, तो उसमें कितने लेटर हैं वो अनचेंज रहते हैं। तो देखो आपको देखने को मिलेंगे मिरर इमेज में। कैसे देखोगे आप, जैसे हम देखेंगे ना, ए देखेंगे तो हम ए की मिरर इमेज बनाएंगे तो सेम बनेंगे, तो ये अनचेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होएगा। उसके बाद फर्स्ट हो गया। उसके बाद एच के केस में ऐसा होता है। उसके बाद आई के केस में ऐसा मिलेगा। उसके बाद एम के केस में मिलेगा कि उनकी जो मिरर इमेज है ना वो ऐसे ही बनती है। ओ के केस में टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और देखो वाई में पजलिंग होगी। अगर आप वाई को ऐसे बनाओगे ना और इसकी मिरर इमेज बनाने लगे तो फिर आपको ऐसे बनेगी, लेकिन वाई आपने ऐसे नहीं बनाना, वाई ऐसे बनता है। तो ऐसे बनेगा ना, तो फिर इसकी मिरर इमेज लोगे तो ये भी ऐसे ही आएगी, तो वाई को भी आपने काउंट करना है। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कि ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वाई के केस में आपने ध्यान रखना, मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। जैसे मैंने बी का बनाना चाहूँ मैं, तो वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर चेंज हो गए ना ये। उसके बाद जैसे हम डी की बनाना चाहें तो डी ऐसे होता है, तो उसकी मिरर इमेज ऐसे हो जाएगी, तो चेंज हो गया। लेफ्ट वाला राइट में हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में। तो हमने बताना कि कौन से चेंज नहीं होंगे, तो ये 11 जो लेटर्स हैं वो मैंने बता दिए, ये चेंज नहीं होंगे, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में हमने रॉन्ग टर्म बतानी है कि कौन सी रॉन्ग होएगी। तो देखो यहाँ से 1 से 5 पे गए हैं, तो कितना ऐड हुआ है, 1 से 5 है, उसके बाद 9 है, 15 है, 17 है। तो यहाँ पे कितने का चेंज है, 4 का चेंज है। यहाँ पे भी 4 का चेंज है, तो यहाँ पे भी 4 का चेंज होना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, तभी 4 का चेंज करेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 15 दिया हुआ है, तो जिसमें भी 15 है ना वही गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा, कि ऐसे इन्होंने दिया। अगर यहाँ से आप अल्फाबेटिकली देखना चाहो तो सी वी है, एफ यू है, आई टी है, बाकी आप ये अगले आपने अकॉर्डिंग लगा लेना। तो देखो यहाँ पे कैसे है, सी डी ई, तो 2 अक्षर यहाँ पे छोड़े हुए हैं, उसके बाद एफ आया है। जी एच 2 यहाँ पे लीव किए हैं, उसके बाद आई आया है।
ऐसे ही यहाँ पे V, यहाँ और यहाँ से देखो इसमें कैसी सीरीज चलाई हुई है, जैसे RSTUV, तो ये वाली बैक से चलाई हुई है TUV। तो बाकी तो सारी चीजें स्पेसिफिकली हमारे पास बैठ रही हैं, लेकिन यही चीज थी कि यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे ओड वन आउट बताना। देखो ओड वन आउट अगर आप देखोगे ना, आप बहुत सारी चीजों के बेसिस पे इसको बता पाओगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे हम बता पाएंगे। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन 2 है ना, वो करेक्ट आया था आंसर की में। तो कैसे बताओगे आप, देखो या तो आप ये देखो कि मिडल जो यहाँ पे तीनों का मिडल अक्षर है ना, बीच वाला अक्षर है, तो यहाँ से क्या होगा, 6 है, 7 है, 8 है, मीन्स क्या है, कंटिन्यूटी में चले हुए हैं, लेकिन ये 3 अलग है। एक केस ऐसा है, इसको आप ऐसे लगाओगे, ऐसे देख सकते हो कि मिडल वाले आंसर के बेस पे। सेकंड केस आपको रहेगा, देखो इनको ऐड करो, 1 + 7 + 1, तो ये 9 हो गया। ऐसे 1 + 3 + 1 तो 5 हो गया। ऐसे ही 1 + 6 + 5 8, और 1 + 8 + 1, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से किस बेस पे आप बताओगे, देखो ये भी हमारे पास नॉन प्राइम नंबर है, ये भी नॉन प्राइम नंबर है, ये भी नॉन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, तो ये सारे हमारे पास नॉन प्राइम नंबर है, लेकिन 5 ही एक प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो जो ऐसे करके हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बस ऐसे करना था आपने इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन 69, हमें बताना है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ गिवन इन द डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में दिए हैं ना, उसके बेसिस पे हमें इनको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसमें अल्फाबेटिकली देखना, पहले CR, सब में CR है, ठीक है, उसके बाद I सब में है। उसके बाद देखो जब आप अल्फाबेटिकली काउंट करोगे ना, तो देखोगे कि S पहले आता है या T पहले आता है। तो यहाँ से देखो STUV, तो S आता है ना पहले, तो डेफिनेटली सी बात है इनमें S है और इसमें T है, तो इनमें से ही या तो ये आएगा पहले या तो ये आएगा, इन दोनों में से ही एक है वो पहले आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज हो गई कि इन दोनों में से एक पहले आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि S इसमें भी है, S इसमें भी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे I है और यहाँ पे P है, तो I और P में से क्या पहले आता है, I पहले आता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3 वाला है वो क्या होगा, 4 वाले से पहले होएगा, और ये दोनों बाद में आएंगे, तो पहले 3 और 4, तो ऐसे करके हमारा ये ऑप्शन कट गए, दो ये बचे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बेस पे देखेंगे, देखो CRIT ये चीजें दोनों में सही है। उसके बाद T तक ठीक है, दोनों में सेम है, यहाँ पे I दिया गया है, यहाँ पे E दिया गया है, तो E और I में कौन पहले आता है, E आता है, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा, तो ऐसे करके आपका ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा 69 का। तो बस ये ऐसे ही आपने इसको निकालना था, 69 का जो आपका ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 17, if English alphabetical are written in opposite order, then which is the 8th letter of 19th letter from left side। तो देखो पहले आपको अल्फाबेटिक है ना, उनको उल्टे वे में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, देखो ZYXWVUTSRO ओ नहीं, क्यू आएगा, PQRS होता है ना, हाँ क्यू, उसके बाद PON, उसके बाद MLJHI HGFEDCPA। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तो देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि अब अपोजिट में हमने लिख दिया, उसके बाद लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट होगा ना, देन विच इज एट 8th letter of 19th letter from left side। तो लेफ्ट से पहले हम 19 काउंट करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा ना 18 और 19, तो ये है 19 लेफ्ट से जो हमारे पास 19th लेटर है ये आया है। उसके बाद इसका हमें 8th लेटर बताना है, तो बता देंगे यहाँ से ब्लैक से, देखो 1
टू, अब यहाँ पे 8 जाओगे ना, आप तो 8 हो ही नहीं पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, तो सीधी सी बात है इधर ही बताना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 क्या आएगा यहाँ पे, पी आएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे आपने करना था। अब यहाँ पे इन चीजों के लिए टाइम इसलिए लग रहा है ना, मैं एक एक चीज आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके। तो देखो 71, इन द वर्ड प्रॉपर्टी हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर एग्जिस्ट विच हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम हियर एज दे बट दे हैव बिटवीन इन देयर ऑर्डर इन इंग्लिश अल्फाबेट, की प्रॉपर्टी हमें वर्ड दिया गया। तो ये वाली चीज मैंने आपको पहले वाले में भी बताई थी, कितने अच्छे से बताई थी, एक बार फिर बताती हूँ कि यहाँ पे हमें बताना है कि कितने ऐसे यहाँ पे पेयर बनेंगे जिनके जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं आता वैसे ही यहाँ पे आएगा। तो सिंपल आपने यहाँ से काउंट करना, पी से शुरू करो, जैसे हमने पहले पी से शुरू किया है, तो पी से अगर आपने शुरू किया तो कैसे होगा, देखो पी के बाद क्या था, क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं है, आर एस टी यू वी, तो पी से कोई भी पेयर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पी से आपको कोई भी पेयर है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट काउंट करेंगे, पी क्यू आर होता है, हाँ, उसके बाद आर से करेंगे, देखो आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ से आर से भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद एक ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू, ओ के ओ से स्टार्ट किया हमने, ओ से हमने स्टार्ट किया तो हमें एक पेयर मिल गया ओ पी। उसके बाद ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, तो ओ से ही स्टार्ट करने पे ओ आर का भी ऐसा ही पेयर हमें मिला जो सेम वहीं पे एग्जिस्ट होएगा। देखो ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमें ये वाली भी सही मिल गई, एस टी, तो और नहीं मिलेंगे, बस ओ से भी हमारे कितने हो गए, हमारे पास 2 हो गए। उसके बाद देखो पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमें पी से मिल गया पी और आर का। उसके बाद एस टी, तो यहाँ से हमें नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद देखो देखेंगे हम ई से ई एफ जी एस, तो यहाँ से हमें नहीं मिला, यहाँ से हमें एक मिला भी, आर एस टी, तो यहाँ से भी नहीं मिला, टी यू वी, यहाँ से भी नहीं मिला, वाई से तो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो उल्टा चलना है, उसके बाद ऐसे ही अल्फाबेटिक पढ़नी, तो वाई जेड ए बी सी डी, तो वाई से भी नहीं मिलेगा, उल्टा चल रहे हैं ना अब। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ से नहीं मिलेगा। उसके बाद एस आर से चलेंगे, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ से नहीं मिलेगा, ई एफ जी एच आई, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो पी क्यू आर, तो यहाँ से देखो पी और आर, एक पी और आर हमें यहाँ से मिल गया, पी क्यू आर, उल्टा चलने पे एक हमें यहाँ से मिल गया। उसके बाद ओ पी क्यू नहीं, आर और पी नहीं होंगे, तो यही हमारे पास सारे पेयर है ना, वो होंगे। अब यहाँ पे पी आर है ना, वो 2 बार आ गया, तो हमें एक ही पेयर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसका एक पेयर लेंगे, तो एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, हमारे पास कितने पेयर आ गए, 3 आ गए। तो बस ऐसे आपने सारे काउंट करके देखने हैं, जितने पेयर बनेंगे ना बस उतने हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। आपने बस ऐसे काउंट करने हैं इसका कि हमें पी से हमने अल्फाबेट पढ़नी है, जो उसी सिचुएशन पे आ जाए, जैसे हम बोल रहे हैं ना वहीं पे पोजीशन पे आ जाए, तो उसका एक पेयर बना लो। उसके बाद आर से शुरू करो, ओ से, उसके बाद उल्टा सारे से शुरू करो, तो और उसके बाद उनको काउंट करो। उसके बाद क्या, 72, 2 पर्सन ए एंड बी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन मॉर्निंग, 2 पर्सन हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं सुबह के शाम। सुबह हमारे पास जो सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य मॉर्निंग वो कहाँ पे होता है, सूरज ईस्ट में होता है, तो जो उसकी शेडो बनेगी ना, तो फिर वो वेस्ट की साइड बनेगी, इधर की साइड हो उसकी शेडो बनेगी। शाम के टाइम की अगर बात पूछी होती तो वेस्ट में सूरज होता है, तो उसकी शेडो है वो इधर की साइड बनेगी। उसके बाद क्या कि ए इज शेडो इज लाइज इन द फ्रंट लेफ्ट साइड ऑफ ए की शेडो है ना वो ए के लेफ्ट साइड में हो रही है, वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो देखो शेडो इधर आएगी तो उनका फेस ऐसे होगा, ए और बी। तो हमारे पास 2 कंडीशन बनी कि बी को हम यहाँ पे ले ले और ए को यहाँ पे ले ले, एक कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि ए की शेडो है ना वो लेफ्ट साइड में बन रही है, अगर ए इधर है तो इसका मुख इधर होगा और इसका इधर होगा, इसका फेस इधर होगा। तो यहाँ पे ए का लेफ्ट इधर की साइड है, इधर की साइड है ना, तो ए का जो लेफ्ट है वो इधर की साइड होएगा और हमें बी की फेसिंग बतानी है। तो देखो ए का फेस लेफ्ट है वो इधर की साइड होएगा, तो शेडो भी इधर की साइड बनेगी क्योंकि सूर्य है का जो सन है वो इधर की साइड है, तो ये वाली सही है। अगर यहाँ पे आप करोगे ना तो ए की शेडो है वो इसके, अब ये ए का फेस इधर होएगा तो इसका ऐसे आप अपने आप को एज्यूम करो कि आप उधर करोगे ना, तो आपका लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड आपका ये होगा, तो यहाँ पे तो फिर इसकी शेडो इसकी राइट साइड पड़ेगी, तो ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, हमारे पास कंडीशन है ये वाली सेटिस्फाई होगी कि यहाँ पे
बी होएगा और यहाँ पे ए होएगा, तभी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसकी साइड इसकी शेडो पड़ेगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम दिया गया है। मॉर्निंग के टाइम में जो सन होता है वो ईस्ट में होता है, तो शेडो आपकी वेस्ट साइड में पड़ती है। अब यहाँ से हमें पता चल गया, हमें पूछा गया कि बी की फेसिंग क्या है, तो हमें पता है कि क्या होता है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बी का फेस इधर हुआ होगा, ए का फेस इधर है, तो बी का फेस किसकी साइड है, साउथ की साइड है। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही करना था। उसके बाद है क्वेश्चन 73, ए बिजनेसमैन गिव्स 50% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ हिज आइटम्स। एक कोई भी बिजनेसमैन है, उसने 50% डिस्काउंट दिया है अपने जो सारे आइटम्स है ना उन पे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ मच प्राइस ही शुड मार्क, उसको कितना प्राइस है वो उस पे मार्क करना पड़ेगा, टू कॉस्ट ए प्रॉफिट टू गेट 90% प्रॉफिट। 90% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसको कितना वहां पे जो उसका हाउ मच प्राइस ही शुड मार्क, मार्क कितना करना पड़ेगा। तो देखो मार्क है वहां पे उसने 15% डिस्काउंट भी देना है और साथ में प्रॉफिट 90% का करना है, तो इतना आपने इतना उस पे क्या मार्क करना होगा कि ये वाली चीजें उसको मिल जाए। तो कैसे करेंगे हम इस हमको, देखो हमने मान लिया कि अगर हमारे पास है ना कॉस्ट प्राइस है, जो स्टार्टिंग में जो सीपी होएगा वो 100 रुपीज है, 100 मान के हम इन सम को करेंगे। तो यहाँ पे अगर 50% डिस्काउंट हो गया तो 15 रुपीज है वो यहाँ से कम हो गए, तो यहाँ पे चीज क्या आया, 85 आ गया। डिस्काउंट करने के बाद क्या आया, 85 आया। अब इन्होंने क्या बोला है कि अब कितना प्रॉफिट चाहिए, 19% का चाहिए, तो 19% 100 का निकालेंगे तो वो 19 ही आएगा, तो 119 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है, अगर हमने मार्क करना है ना, तो मार्क करने के लिए यही हमें पता करना है कि कितना मार्क करना है। तो मार्क क्या होएगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है ही, उसमें कुछ ना कुछ एक्स अमाउंट है वो हमें मार्क करनी होगी, जिससे हमें डिस्काउंट, हम ये भी बोल दें कि 15% डिस्काउंट भी दिया है और हमारा प्रॉफिट है वो भी बना रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 100 में से 15 तो हमने डिस्काउंट दिया है, तो बचा कितना, 85 बचा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सीपी कितना है, 100 लिया है हमने, एक्स है, इसका हमने 85 जब निकाला, 85% हम जब इसका निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 119 के इक्वल आएगा, कि हमने यही निकालना है ना इसकी वैल्यू क्या होएगी। तो जब हम इसका 85% निकालेंगे तो वो प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 119 चाहिए, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। बस अब इसको सोल्व कर देंगे हम, तो सिंपल ये वाली चीज है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, सोल्व करो इसको एक बार, 119 है ना, हाँ, तो 100 प्लस एक्स और ये वाली चीज है यहाँ पे 119 डिवाइड बाई 85 और मल्टीप्लाई में 100, तो 5 पे काटेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 5 पे 1 और 7, हाँ उसके बाद ये कट जाएगा किस पे, 7 पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो 140 होएगा और माइनस में ये 100 जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40%। अब ये मत सोचना 119 के साथ हमने 100 क्यों नहीं लिया, 119 के साथ हम 100 ले लेते तो ये वाली चीज है ना फिर वो परसेंटेज में नहीं आती, इसीलिए हमने 119 के साथ 100 नहीं लिया यहाँ पे डिवाइड में, क्योंकि फिर ये वाली चीज है वो परसेंटेज में नहीं आ पाती, तो इसीलिए हमने इसको नहीं लिया है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपने ऐसे करना था कि जो मार्क प्राइस है ना उसमें कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, तो 100 में से अगर 15% डिस्काउंट दिया है तो हमारे पास पार्ट कितना बचा, 85% बचा, तो 85 हमने यहाँ पे सोल्व किया, डिवाइड इक्वल टू कितना प्रॉफिट करके कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, तो इसको सोल्व किया तो हमने हमारे पास आंसर आया 40%, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन 74, आफ्टर 5 years फादर्स एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन एज, कि 5 साल बाद जो फादर की एज है ना वो 5 times होगी सन की एज की। 5 साल पहले फादर एज थी वो 7 times थी सन की एज की, तो 5 साल पहले और 7 साल बाद का बताने से पहले आपको प्रेजेंट एज माननी होती है। हमने मान लिया कि फादर की है एक्स और सन की है वाई, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको मान सकते हो, कोई वहां पे ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग ये मान लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। तो 5 साल 5 years लेटर बाद की देखते हैं, पहले क्या है कि फादर एज है वो कितनी हो चुकी होगी, x+5,
सन की एज कितनी हो चुकी होगी, y प्लस 5। अब इनमें रिलेशन क्या दिया गया है कि फादर एज है ना वो 3 टाइम्स हो चुकी होगी, तो फादर एज को अगर हम बेटे की एज से करना चाहें तो वो 3 टाइम्स हो चुकी है सन की एज की। तो इसको सोल्व करो, x प्लस 5 और ये हो जाएगा 3y प्लस में 5। उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस में यहाँ से देखो 5 ईयर्स लेटर 3 टाइम्स हो जाएगी 3y प्लस में 15 होएगा ना, 3 5 जा 15 और उसके बाद ये 3y है वो इधर आया, x माइनस 3y और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो x माइनस में 3y और ये हो जाएगा 15 में से 5 गया 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास है किसकी है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या रहा होगा, इसकी एज x माइनस 5 और इसकी एज y माइनस 5। तो क्या है कि जो फादर की एज है ना वो 7 टाइम्स थी किसकी, सन की एज की। तो दो कंडीशन हमारे पास हो गई, 1 बाई 1 इनको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 7y माइनस में 35 और यहाँ से हो जाएगा ये इधर आया तो x माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस में 5। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, सेकंड इक्वेशन आई हमारे पास x माइनस 7y और यहाँ पे आ गया माइनस के 30। दो इक्वेशन आई है। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे अगर साइन सेम है ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे इनका, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, देखो ये x x कैंसिल और यहाँ पे आ गया 4y और यहाँ पे क्योंकि 7y में से 3y गया, ये होता है एलिमिनेशन मेथड आपका, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो। यहाँ पे यहाँ पे क्या आया 30 और 10 40। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। हमें किसकी एज बतानी है, देखो यहाँ से फादर की एज बतानी है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन से, जिससे भी आप चाहो निकाल लो। देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 10 आई है, इज इक्वल टू 10। हमें चाहिए x की, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 40। तो फादर की एज को हमने x माना था तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमारा ऑप्शन 1 है, ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद है क्वेश्चन 75। If selling price of 6 pence is equal to cost price of 8 pence, then profit or loss percentage is। क्या बोला कि 6 पेंस का जो SP है ना वो 8 पेंस के CP के इक्वल है। तो यहाँ से आप SP बाई CP का रेशियो बनाओगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 6 इधर आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 3। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो SP की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई और सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा, तो लॉस वालों को तो काट दो। उसके बाद कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट परसेंट, एसपी माइनस में सीपी, दोनों किसके रिस्पेक्ट में निकलते हैं, सीपी में, डिवाइड बाई 100। तो अगर लॉस परसेंट होता तो यहाँ पे सीपी आ जाता क्योंकि फिर सीपी बड़ा होएगा। तो एसपी है वो 4 माइनस में 3 डिवाइड बाई 3 100। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 100, तो हो जाएगा 100/3। तो यहाँ से कल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो हो जाएगा क्योंकि 33 की यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई तो 99 और 100/3। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे ही आपने इसको करना था। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 76। इफ दिस इज इक्वल माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, देन इस x की वैल्यू बतानी है। देखो ये वाला सम है ना, ये तो आपने सोल्व ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। पूरी वैल्यूज आपने इसको सोल्व करके देखनी पड़ेंगी। तो जल्दी जल्दी हम इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इनका 10 एलसीएम लिया, तो 10 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 जा, यहाँ से देखो 2 2 जा 4x प्लस में यहाँ पे 7 2 जा 14 और इधर करेंगे तो माइनस में 5 3 जा 15x और माइनस में 5 11 जा 55। तो ये हमने इधर का एलसीएम ले लिया, उधर का ले लो। अब ये 2x प्लस 8 तो सेम रहेगा, माइनस में 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो ऐसे हमने इसका एलसीएम ले लिया। उसके बाद हम इसको सोल्व करके लाएंगे और हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो 4x में से 15x जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 11x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 41 डिवाइड बाई 10 और यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस में 7 डिवाइड बाई 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 33x
और यहाँ से 3 1 जा 3 और 1 2 3 और यहाँ से हो जाएगा देखो 20x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी, और ये हो जाएगा माइनस के 70। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स एक्स एक साइड ले आओ, तो इसको एक्स एक्स हम एक साइड लेके आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम वो एक साइड करेंगे। तो देखो इसको इधर ले आए हम 30x माइनस में 20x, और ये उधर गया तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, -3 और 5x, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 53। तो यहाँ से हमने इसको जब सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास आई 53 माइनस के 53, तो माइनस के 1 है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। तो देख लेते हैं एक बार, आप इसको सारा देख लेना, मैंने आपके साथ ही किया है। तो ये वाली चीज है और हमारा आंसर आएगा -1, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद है क्वेश्चन 77, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड वॉल्यूम इज दिस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर एंड हाइट। तो जो जो वैल्यू गिवन है ना वो लिखो। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, वो होता है 2πr/h, जिसकी वैल्यू हमें 264 गिवन है, और वॉल्यूम होता है इसका πr²h। इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ये होता है 924, ये दिया गया है 924। बस आपने कुछ नहीं करना, एक में से वैल्यू बना। देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r इंटू में πr/h और 924, यहाँ से πr/h की वैल्यू बना लो। πr/h की वैल्यू क्या हो जाएगी 264 डिवाइड बाई 2, तो 1 3 और 2 132 है, वो πr/h की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख देंगे, आसान भी हो जाएगा 132 924, क्योंकि पाई और आर है और एच है, इनमें तो कोई चेंज तो होएगा नहीं, कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही केस सिलेंडर के दिए हैं। जब सेम केस हो जब आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे जब आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 7 2 हाँ 7 पे। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। ठीक है आ गया, क्योंकि रेडियस का डबल ही होता है ना। अब हमें हाइट निकालनी है, तो पाई आर एच की वैल्यू 132 के इक्वल आई है, निकाल देंगे यहाँ से। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r की वैल्यू क्या आई है 7 आई है, h की वैल्यू हम निकाल जाएंगे तो 132। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, h क्या आएगा 132 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ से इसको काटोगे तो 6 पे जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। हमें रेशियो बताना किसका, डायमीटर का और हाइट का बताना है। तो डायमीटर की वैल्यू क्या आई है 14 और हाइट की वैल्यू क्या आई है 6। तो इसको काटो 2 7 जा और 2 3 जा, तो 7:3 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन 4 है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था, 7:3 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट प्रिंसिपल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट हैज देयर अमाउंट ₹650 in 1 year and ₹676 in 2 years। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक अमाउंट गिवन है, तो कितने दिन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो 1 ईयर में इतना हो जाए और 2 ईयर्स में इतना हो जाए। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट यहाँ पे अमाउंट दिया गया कि अमाउंट है ना वो इतनी हो जाए हमारी, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो अमाउंट क्या होता है इसके केस में, यहाँ पे प्रिंसिपल 1 प्लस में r/100 की पावर टाइम, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो दोनों केस में लगा देंगे। पहले केस में क्या है कि 650 है प्रिंसिपल, 1 प्लस में r की वैल्यू हमें पता ही नहीं, टाइम कितना, पहले केस में 1 ईयर है। सेकंड केस में है 676 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल है 1 प्लस में r/100, और यहाँ से पावर कितनी है 2 है। तो पहले हम r की वैल्यू निकाल लेंगे और किसी भी एक इक्वेशन में डाल के इसको ऐसे निकाल देंगे, तो इन दोनों में से किसी भी एक में से। तो हमने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 650 और 676। इधर क्या हो जाएगा फी p 1 प्लस में r/100, और ये हो जाएगा 1 प्लस में r/100 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो p से p कैंसिल, एक से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक से हमारे पास ये कैंसिल हो गया। बाकी हम देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 650 676, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस r/100। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको सोल्व करके r की वैल्यू लेके आएंगे कैसे भी करके हम, तो लेके आते हैं इसको सोल्व करके। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये उधर जाएगा, तो 650 1 प्लस में r/100, और ये हो जाएगा 676
6, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 650 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 650 100 और आर, और ये हो जाएगा 676। उसके बाद मैं भी आपके साथ ही सोल्व करती हूँ, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 आर, और उधर यहाँ से 676 में से 650 जाएगा तो 26 हो जाएगा। हाँ 26 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है 65 और 10 और आर इज इक्वल टू ये। उसके बाद देखो ये वाला उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 65 आर, और ये हो जाएगा 260, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 260 डिवाइड बाई 4, तो 65 आएगा ना इधर, हाँ तो ये किस पे कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, देखो रेट की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। अब किसी भी एक इक्वेशन में लगा देंगे, तो देखो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि 650 है ना, वो वहां पे क्या है कि P इंटू में 1 प्लस में R बाई 100, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 4 आ गई, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25। उसके बाद एलसीएम हम लेंगे तो 650, और ये हो जाएगा P इंटू में एलसीएम गया तो 21 और 1 26 बाई 25, तो इधर गया तो ये 650 और ये 25 ऊपर आएगा, और ये 26 और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो इसको काटोगे तो ये 25 पे ही जाएगा, और 25 इंटू 25 प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 625 हो जाएगी। तो ऐसे आपने पहले इनको डिवाइड करके हमने रेट की वैल्यू को निकाल लिया, जैसे ही हमारे पास रेट की वैल्यू आई है एक इक्वेशन हमने उठाई और यहाँ पे उसको रख दिया, तो ऐसे करके हमने कंप्लीट सम को किया और हमारी जो वैल्यू आ गई वो 625 आ गई। तो देखते हैं ऑप्शन 4 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है देखो ए प्रिंसिपल लैंड्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया गया है 2 साल के लिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन 1% देन द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 240। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो हमारे पास एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल का पी आर, देखो दो दो सम आते थे पहले, अब भी आते हैं बाई में 100। तो पहला केस हमारे पास क्या है कि 2 साल के लिए दिया गया, तो देखो टी तो सेम है, आर की वैल्यू को अगर हम आर ही रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक केस तो हमारे पास यही हो गया, बस टाइम के प्लेस पे हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो टाइम के प्लेस पे हमने यहाँ पे 2 डाल दिया। बाकी देखो ना प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है ना कुछ। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हमने रेट को 1% से बढ़ाया है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट है वो 240 से इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है जो पहले था ना उसे 240 से इंक्रीज हो जाएगा अगर हमने आर को 1 रेट से इंक्रीज किया है, बाकी टाइम है वो सेम रहेगा डिवाइड बाई में 100। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर हमने इसको इंक्रीज किया है ना, रेट को 1% से इंक्रीज किया है, तो जो हमारे पास है वो होएगा वो इससे इंक्रीज होएगा। तो ये हमारे पास, इसको आप इक्वेशन 1 मानो इसको, और इसको इक्वेशन 2 मानो, तो हम यहाँ से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, तो घटाने से हमारे पास क्या आएगा, देखो लेफ्ट से लेफ्ट साइड जाएगी, राइट से राइट जाएगी, तो एस आई प्लस में 240 माइनस में एस आई, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी आर बाई में 50, यहाँ से इसको काट लो 250, तो यहाँ पे 50 माइनस में, और यहाँ पे भी देखो 50 से कैंसिल हो जाएगा, तो P इंटू में R प्लस 1 और डिवाइड बाई 50। तो ये चीज हमारे पास आ गई। उसके बाद इसको सोल्व करके लाएंगे, देखो एस आई से एस आई कैंसिल, तो यहाँ पे देखो 240 और इधर हमने एलसीएम ले लिया 50 का, तो ये हो जाएगा पी आर, और ये माइनस में पी आर, और इधर में इसकी मल्टीप्लाई हुई तो माइनस में पी। उल्टा कर दिया मैंने, देखो एक बार यहाँ से हमने कहा था कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो अगर हमने 2 में से 1 को माइनस किया है ना, तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज तो प्लस होएगी और ये वाली चीज है वो माइनस होएगी। हाँ तो ये वाली चीज प्लस होगी। एक बार इसको इरेज करके मैं वापस आपको बताती हूँ इस साइड को। इधर की साइड हमारी सही है, और इधर की साइड देखो क्या सेकंड में से किया है ना, तो सेकंड में क्या कि P इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 50, क्योंकि 2 तो हमने कैंसिल किया, और यहाँ पे हो जाएगा पी आर बाई 50। तो बस ये वाली चीज हो गई थी। तो अब देखो पी आर प्लस में पी, और ये हो जाएगा माइनस के पी आर, और 50 एलसीएम है, तो उसके बाद हो जाएगा देखो 240 प्लस में 50,
और ये पी आर से पी आर कैंसिल इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 24 5 जा 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000 है हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। बस ऐसे आपने इसको करना था, तो उपका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी इसमें। देखो पहले हमने क्या किया है, इसकी इक्वेशन बनाई, सेकंड वाली इक्वेशन बनाई और सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्सट्रैक्ट किया है। और जैसे ही हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज कैंसिल होकर पी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट सम बचता है इस वीडियो का। एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज इन 30 सेकेंड्स। कि हमारे पास एक स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है और वो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 है, 125 है और टाइम कितना लिया गया, 30 सेकेंड लिया गया। तो हमें लेंथ ऑफ ब्रिज बताना है। तो जब भी ब्रिज की बात आई, टोटल डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लस में ब्रिज की लेंथ। और हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो निकाल देंगे बस। ट्रेन की लेंथ है 125, ब्रिज की हमने मान ली x, टाइम हमारे पास 30 है। अब बात किसकी आएगी, स्पीड की आएगी। किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल है ना ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अगर आपने बड़े से छोटे में बदलना है ना, तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करो और छोटे से बड़े में बदलना तो 18/5 से है। ऐसे आप इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि अगर आपको बड़े से छोटे में बदलना है तो कैसे करोगे, और छोटे से बड़े में बदलना है तो कैसे करोगे। तो हमारे पास ये वाली चीज हो गई 6 इंटू में 5/18। अब ये 30 है जो यहाँ पे आके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको इरेज कर लो, यहाँ से मल्टीप्लाई में जा चुका वो। अब इसको कैंसिल करो, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा और 6 5 जा और ये हो जाएगा 5 पे 12। यहाँ पे हो जाएगा ये देखो 60 इंटू 5/18, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम है 30 सेकेंड्स, तो ये 30 वहां पे जाएगा। एक मिनट वापस देखते हैं एक बार, कोई गलती तो हमने नहीं की। 60 किलोमीटर पर आवर है, 125 इसकी लेंथ है, तो 125 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद स्पीड इंटू में टाइम, तो स्पीड है पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई होएगी। तो यहाँ पे 6 3 जा और 6 5 जा। तो यहाँ से देखो ऐसी इसीलिए मिस्टेक होती है, क्योंकि जो ये वीडियो है ना वो रात के टाइम अपलोड करती हूँ, तो रात के टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है। देखो यहाँ से कैंसिल में दिक्कत हुई है, कैसे हमने किया 6 3 जा 18 और 6 5 जा, तो 3 पे इसको हम काटेंगे नहीं तो ये क्या आएगा 3 2 जा और यहाँ पे 0 आएगी। तो बस ये वाली गलती है वो हो गई थी। अब यहाँ से देखो ये क्या है, x प्लस में 125 और इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 और 2 जा 500। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 500 माइनस में 125, तो 375 हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन 1 है आपका वो करेक्ट हो गया। तो ऐसे करके आपने इसको करना था, जितना मुझसे हो सकता था ना उतना मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो कमेंट करके बता दिया करो कि हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है। बाकी जो ये 1 2 सिली मिस्टेक हुई थी उसके लिए सो सॉरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई